आजादी। हम अपनी जान के दुश्मन को जान कहते हैं, हम अपनी जान के दुश्मन को जान कहते हैं। मोहब्बत के इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, मोहब्बत के इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया में दिखाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। जो ये दीवार का सुराग है साहब, जो ये दीवार का सुराग है, चाइना, अमेरिका, पाकिस्तान साजिशों का हिस्सा है, मगर हम इसे अपने घर का रोशनदान कहते हैं, मगर हम इसे अपने घर का रोशनदान कहते हैं। आजादी, आजादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी किसी की गुलामी की हो। हम सौभाग्यशाली हैं, हम स्वतंत्र भारत में जन्म लिए हैं। परम आदरणीय हमारे शिक्षकगण तथा इस समारोह में आए हुए अतिथिगण तथा देश की आजादी के लिए वतन पर मर मिटने वाले हमारे प्यारे प्यारे भाइयों एवं बहनों, कदम से कदम मिलाकर चलने वाले नन्हे मुन्ने बच्चों, मैं सबरम कुमारी इस विपक्षता पक्ष में कुछ विचार आप सबों के साथ साझा करना चाहूंगी। इसमें जो भी त्रुटियां हो कृपया उसे एक अबोध बालिका समझकर क्षमा करेंगे। आजादी, आजादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी किसी की गुलामी की हो। हम सौभाग्यशाली हैं कि हम स्वतंत्र भारत में जन्म लिए हैं। यूँ तो आजादी की लो 1857 में ही चल चुकी थी, जो बरसाल बनकर 1947 में हमारे देश को आजाद कराई। प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान भारत की उदाहरणों से हम स्पष्ट करना चाहूंगी कि जब हम फिरंगियों के फेरों में फंस गए थे तब रंगते बसंती चोला के एक आवाज से टोले के टोले उमड़ आते थे और उनके वंदे मातरम के नारों से खून में आने वाला 5-5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासकों के दरों में तूफान ला देता था। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी पर चढ़ जाते थे, तो वो भी अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे, क्योंकि ये उस दौर की देशभक्ति की कसौटी थी। उसके बाद 62, 65 और 71 के युद्धों में अपनी सुहाग दबा देने वाली औरत के घर के हालात जब ये हो जाया करते थे कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नन्हे हालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई। ऐसा एक विस्फोट हुआ, पता ही नहीं चला, जिस्म की कई बोटियां चली गई। और आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, किंतु हमारे घर की तो रोटियां चली गई, किंतु हमारे घर की रोटियां चली गई। वाले हालात पैदा हो जाने के बावजूद एक माँ अपने बेटे को -17 डिग्री सेल्सियस पर अपने बेटे की धजिया उड़ाने के लिए भेज देती थी और उन्हें पत्र लिखाकर भेजा करती थी कि अम्मा ने खत लिखा है बड़े ही चाव से, पुत्र मेरे घबरा ना जाना, 1 इंच भी पीछे ना हटना, चाहे इंच कट जाना, चाहे इंच कट जाना। इस तरह पूरा परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता था। तब देश बलिदान मांगता था, तब देश मर जाने को, मिट जाने को कहता था। किंतु आज देश लड़ जाने को नहीं कहता है, आज देश मर जाने को नहीं कहता है, आज देश मिट जाने को नहीं कहता है, बल्कि मेरे विचारों में यदि कोई व्यक्ति अपने काम पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत, पूरी लगन से करे ना, तो वही सबसे बड़ा देशभक्त है। मैं नहीं मानती डीपी को 3 नंबर में रखना ही देशभक्ति है। और यदि आप कहेंगे कि साल में 2 बार हाथ में तिरंगा ले लेना देशभक्ति है, तो मैं पूछना चाहूंगी, फुटपाथ में रहने वाला वो बच्चा ट्रैफिक की छांव में नंगे पांव में जब तिरंगा बेच रहा होता है, तो क्या उसे देशभक्ति कहेंगे? ये उसकी देशभक्ति नहीं, बल्कि उसके पेट की भूख की शक्ति है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर करती है। क्योंकि न मस्जिद को जानते हैं, न शिवालों को जानते हैं, न मस्जिद को जानते हैं, न शिवालों को जानते हैं। जो पेट के भूखे होते हैं ना, वो सिर्फ साहब भोजन के निवालों को जानते हैं, भोजन के निवालों को जानते हैं। एक टॉक्सिक बीमारी भी हमारे समाज में नजर आती है। कहा जाता है कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, जहां हिंदू पैदा होते हैं, मुस्लिम, सिख, ईसाई भी पैदा होते हैं, लेकिन बदकिस्मती है कि अब इंसान पैदा नहीं होते हैं। और मेरे विचारों में ना हिंदू की जरूरत है, ना मुस्लिम की जरूरत है, राष्ट्र निर्माण के लिए केवल अच्छे इंसान की जरूरत है, केवल अच्छे इंसान की जरूरत है। एक टॉक्सिक बीमारी भी नजर आती है। कहा जाता है कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, जहाँ की इस देश में शिक्षा की 2 तरह से होती है। शिक्षा 2 ही तरह के लोगों के लिए बनी है, पहले वो जो विद्वान है, दूसरे वो जो धनवान है। इसी तरह की कई गजब की बीमारियां हैं, और इस बीमारियों का जो जड़ है ना, वो हमारा ये समाज है। और इस समाज में ही जो इस तरह का काम करते हैं कि इस तरह का काम करते हैं, हम शैक्षिक बीमारी है, केवल वो
दो तरह के लोगों के लिए बनी है, पहले वो जो विद्वान है, दूसरे वो जो धनवान है। इसी तरह की कई गजब की बीमारियां हैं और इस बीमारियों का डर है। हम सब मिलकर इस तिरंगे झंडे को सलामी देंगे और इस तिरंगे झंडे को, हमारा स्वतंत्रता, ये आजादी हमें यूं कोई भीख में नहीं देती है। इस आजादी को पाने के लिए कितने खून की नदियां बहानी पड़ी है, कितनी माँ की गोद सुनी हो गई है, कितनी बहनें रक्षाबंधन जैसे पावन त्योहार पर अपनी भाई की कलाई पर राखी बांधने के लिए तरसती रह गई है। हम कैसे भूल जाएंगे महात्मा गांधी को, जिन्होंने घर घर जाकर आजादी की प्रेरणा दी और उनका कहना था, जहाँ न कर पाओ तो बोले वहाँ कर दिखाओ मीठी वाणी। लेकिन अंग्रेजों ने हमें मीठी वाणियों से आजादी नहीं दी, इसीलिए कहते हैं जब सीधे उंगली से घी नहीं निकलती, उंगली तेरी नहीं करनी पड़ती है। हम कैसे भूल जाएंगे रानी लक्ष्मीबाई को, जो एक बेगुनाह औरत होते हुए भी अंग्रेजों की माँ की छठी की दूध याद करा दी। इसीलिए तो कहते हैं चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर गोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, वह तो झांसी वाली रानी थी। हम कैसे भूल जाएंगे 13 अप्रैल 1919 में हुए जलियांवाला बाग नरसंहार को, जो जनरल डायर ने 20,000 निहत्तर भारतवासियों पर गोली चलाने के आदेश दे दी। उस नरसंहार में हजारों आदमी मारे गए, हजारों हजार की तादाद में घायल हुए। जब इस घटना की याद आती है हमारे शरीर का एक एक खड़ी हो जाती है और रूह कांप जाती है। हम कैसे भूल जाएं चंद्रशेखर आजाद को, जिन्होंने ऐलान किया, ए फिरंगी तुम हमें जीवित नहीं पकड़ सकता और न ही तेरी गोलियों से मरने वाला। इस बात से खफा होकर अंग्रेजी सरकार ने ऐलान किया, जो चंद्रशेखर आजाद को जिंदा या मुर्दा पकड़ेगा उसे 30,000 इनाम दिया जाएगा। लेकिन चंद्रशेखर आजाद को कोई जिंदा या मुर्दा नहीं पकड़ सका। इसीलिए तो कहते हैं जले को आग कहते हैं, बुझे को राख कहते हैं, जले को आग कहते हैं, बुझे को राख कहते हैं। जिस क्रांतिकारी को फिरंगी जीवित नहीं पकड़ सका उसे चंद्रशेखर आजाद कहते हैं। आज तक इस तिरंगे झंडे के नीचे कसम खाई है कि हम लोग मिलकर इस राष्ट्र निर्माण में संकल्प लेंगे और इसका ये मेरी जिम्मेदारी है कि हम अपने देश को आगे ले जाएं। सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि अपने देश को आगे ले जाए, अपने वतन को आगे ले जाए, अपने राष्ट्र को आगे ले जाए, क्योंकि ठोकर हमें पहाड़ों से नहीं बल्कि पत्थरों से लगा करती है। इसीलिए एक एक प्रयास से हमारा राष्ट्र आगे बढ़ेगा। इसीलिए आप सबसे भाई बहन से अनुरोध करेंगे कि आप सब इस तिरंगे झंडे के नीचे संकल्प लीजिए कि हमको भी कुछ करना है और इस देश का नाम रोशन करना, अपने मम्मी पापा और लड़का लड़की, हम पूरे ग्रामवासियों को, पूरे देशवासियों को ये संदेश देना चाहूंगी, चाहे वह लड़का हो या लड़की, शिक्षा जैसे अनमोल रत्न से वंचित न रखें, क्योंकि शिक्षा एक ऐसी चीज है जो दुनिया को बदल सकती है। इसके बिना सोचना भी बहुत मतलब कष्ट की बात है कि पढ़ना, लड़का लड़की में भेदभाव करना। क्या लड़का कलेक्टर बन सकता है, लड़की नहीं? आज लड़की देश का नाम रोशन कर रही, इसीलिए आप लोग लड़का लड़की में भेदभाव नहीं कीजिए। जो भाई ये कहते हैं कि लड़की से बात करने पर कि अपने जो लड़की से बात करते हैं उससे कहते हैं कि मतलब बुरी नजर से देखते हैं, ये सब जो लड़का भाई अपने बहन को ये सब बताते हैं, वही भाई अपने गर्लफ्रेंड के किस्से घर में हंस कर सुनाते हैं। देख लेंगे तो हंसी मजाक करते नहीं। हम लोग को राष्ट्र निर्माण करना, क्योंकि हम वो बार बार बोल रहे हैं ठोकर हमें पहाड़ों से नहीं बल्कि पत्थरों से लगा करती। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत।